नमस्कार आप सभी को। आज करने वाले हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 जैव प्रौद्योगिकी और पादप उत्तक संवर्धन बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट टिश्यू कल्चर में से पूछे गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में डेफिनेशन दे रखी है बायोटेक्नोलॉजी की, वो आपको लर्न कर लेनी है। और सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब है। बायोटेक्नोलॉजी में बायो प्लस टेक्नोलॉजी है, तो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दो शब्दों को जोड़कर इसे बनाया गया है। इसके नीचे इसकी डेफिनेशन दे रखी है दूसरे पैरा में, ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे। फिर है पादप जैव प्रौद्योगिकी इतिहास दे रखा है बायोटेक्नोलॉजी का। यहाँ दे रखा है कि इंसान ने इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए एक जीन डाला, इंसुलिन का कोड करने वाले जीन को ई कोलाई में डाला। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से बैक्टीरिया का यूज़ अपनों ने इंसुलिन के उत्पादन में किया है, इंसुलिन के प्रोडक्शन में कौन से बैक्टीरिया का यूज़ अपनों ने किया है और इंसुलिन का यूज़ कहाँ करते हैं अपने। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंसुलिन का यूज़ किस में होता है, अपने को मालूम है मधुमेह या डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद सवाल आ सकता है कि पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कौन सा था, जीएमओ प्लांट कौन सा था, तो अपने बोलेंगे तंबाकू था। और इसमें कौन सा जीन डाला गया, एंटीबायोटिक रोधिता, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाला गया, इसमें एंटीबायोटिक के खिलाफ लड़ने वाला जीन डाला गया। फिर आ सकता है कैरीबीमुल, इसने किसका इन्वेंशन किया, किसकी खोज की, तो अपने बोलेंगे पीसीआर की 1983 में। पहला पुनर्योगस डीएनए पॉलबर्ग ने तैयार किया और पहला पुनर्योगस डीएनए जीव किसने तैयार किया, स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर ने। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगले पेज पे जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनरल इंट्रोडक्शन और रिसोर्सेज दे रखा है, कौन कौन से टूल हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम में आते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम में आने वाले कुछ साधन दे रखे हैं, रिसोर्सेज दे रखे हैं, टूल्स दे रखे हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेजेस, जो डीएनए को काटने वाले एंजाइम होते हैं। इसमें अपने को याद क्या करना है, पैलिंड्रोमिक साइट या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अपने को याद रखना है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है। ये नाइट्रोजनस बेसिस का एक सीक्वेंस है डीएनए के ऊपर, जो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में पढ़ने पर सेम पढ़ा जाता है, तो ये याद रखना है। उसके बाद वेक्टर दो आ सकते हैं आपके, एक तो टीआई प्लाज्मिड है और एक दूसरा आपका पीबीआर 322 है। ये डायग्राम आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ऐसा आपको ड्रॉ करके आना है। और इसको कौन से बैक्टीरिया में से निकाला गया, तो निकाला गया इश्रीकिया कोलाई से। इश्रीकिया कोलाई ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है जिससे पीबीआर 322 को निकाला गया है। उसका साइज़ कितना है, 4.36 केबी है, 4.36 किलो बेस केबी। और दूसरा है टीआई प्लाज्मिड, जो आगे दिया हुआ है, उसका डायग्राम दिया हुआ आगे, वो निकाला गया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस बैक्टीरिया से। और जो पीबीआर 322 है उसे निकाला गया है ई कोलाई से। उसके बाद स्टेप्स दे रखे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के चरण दे रखे हैं। स्टेप्स के बाद आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ दिया हुआ है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल विद्युत कण संचलन। इसका यूज़ किस में करते हैं, डीएनए के जो खंड होते हैं, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं, उनको लेंथ के रिगार्ड सेपरेट करने की जो टेक्निक या अपैरेटस या डिवाइस है उसे कहते हैं जेल विद्युत कण संचलन या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ डीएनए को किस छोर पे डाला जाता है, डीएनए को पोर करते हैं, डीएनए जो सैंपल होता है, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उसको अपने कैथोड की ओर डालते हैं, तभी वो एनोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि डीएनए के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। याद रखना है डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। कैथोड के ऊपर डालेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो डीएनए की तरफ सेपरेट होने लग जाएंगे।
और इसमें एग्रोज जेल को यूज़ किया जाता है। एग्रोज जेल को अपनों ने सी वीड से निकाला है, रेड एल्गी से निकाला है, जो समुद्र के पैंदे में अपने को मिलती है। इसमें एक डाई डाली जाती है क्रिस्टल वॉयलेट कलर की, इथिडियम ब्रोमाइड, और इसी डाई की वजह से जो डीएनए हैं वो यूवी लाइट में ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं, क्योंकि डीएनए का कोई कलर नहीं होता, डीएनए ट्रांसपेरेंट होता है। तो दो बातें याद रखनी है, एक तो डीएनए ट्रांसपेरेंट होता है और एक डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इससे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। पीसीआर के तीन स्टेप्स होते हैं, ये दे रखे हैं। विकृतीकरण, जिसको डीनेचुरेशन बोलते हैं, फिर एनिलिंग आता है, उसके बाद विस्तार आता है, इलोंगेशन। तो ये 3 स्टेप्स है और तीनों में डिफरेंट टेम्परेचर सेट किए जाते हैं। और पीसीआर का जो इन्वेंशन है वो किया था कैरी बी मुल्लिस ने 1983 में, वो पहले बात कर चुके हैं अपने। इसके अलावा छोटे क्वेश्चंस में अपने से पूछा जा सकता है कि पीसीआर का यूज़ कहाँ है, किस काम के लिए अपने पीसीआर यूज़ करते हैं। तो अपना आंसर होगा डीएनए की बहुत सारी कॉपी तैयार करने के लिए अपने पीसीआर का यूज़ करते हैं। फिर अगला छोटा सवाल आ सकता है कि पीसीआर में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है, वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस बैक्टीरिया से निकाला गया है। तो आंसर होगा थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है जीन स्थानांतरण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र। जीन को ट्रांसफ़र करना है टारगेट सेल में, उसके 2 तरीके हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में अपने वेक्टर या वाहक का यूज़ नहीं करते, अपने कुछ मशीन का यूज़ करेंगे, उससे सीधे ही वांछित जीन को, डिज़ायर्ड जीन को अपने टारगेट सेल में डाल सकते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट, जिसके अंदर अपने वेक्टर या वाहक का यूज़ करके अपने वाले वांछित जीन, डिज़ायर्ड जीन को टारगेट सेल में डाल सकते हैं। और अपने को यहाँ डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र में 2 मेथड याद कर लेने हैं, एक तो शॉटगन या बायोलिस्टिक विधि, और दूसरा इसमें है माइक्रो इंजेक्शन, ये वाला। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र। इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र में एक बैक्टीरिया का यूज़ होता है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, जिसमें से टीआई प्लाज्मिड को निकाला गया है और टीआई प्लाज्मिड को वेक्टर के तौर पर अपने काम में लेकर अपने वाले डिज़ायर्ड जीन को उसमें इंसर्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ ये देख सकते हैं टीआई प्लाज्मिड का डायग्राम, लेबल डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, आपको ड्रॉ करके देख लेना है, आने के चांसेस हैं। और फिर इसमें से छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि टीआई प्लाज्मिड का ओवरऑल साइज़ कितना होता है, तो अपने बोलेंगे 200 kb, 200 किलो बेस। और उसमें टी डीएनए का पोर्शन होता है, उसका साइज़ कितना होता है 23 kb, 23 किलो बेस। तो ये अपने को याद रखना है, यहाँ दिया हुआ है टी डीएनए का लगभग अमाप साइज़ कितना होता है 23 kb होता है, ये याद रखना है। उसके बाद इनप्लांटर टेक्निक दे रखी है, इनप्लांटर ट्रांसफॉर्मेशन, पाद पे रूपांतरण। इसमें याद रखना है कि एग्रोबैक्टीरियम का जो कल्चर है उससे ट्रीट करवाते हैं अपने कुछ बीजों को, जिससे उनमें जीन ट्रांसफ़र हो सकता है। वो बीज कौन से प्लांट के होंगे, अरबिडोप्सिस के, ये दिया हुआ यहाँ पे, पाद पे रूपांतरण इस विधि का नाम है। फिर कुछ वायरसेस हैं, वायरसेस को भी अपने यूज़ कर सकते हैं एज ए वेक्टर। तो कौन कौन से वायरस है, एक तो CAMV, दूसरा जेमिनी वायरस। इन दोनों की खास बात क्या है तो ये प्लांट वायरस ही, लेकिन फिर भी अपवाद स्वरूप एक्सेप्शनली इनके अंदर डीएनए मिलता है, ये याद रखना है। एक तो जेमिनी वायरस और एक फूल गोभी मोज़ेक वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। बाकी TMV, उसके बाद BMV, ये दोनों ही वायरस हैं, उनके अंदर RNA मिलता है। ब्रोम मोज़ेक वायरस की सहायता से अपनों ने कैट जीन को इंट्रोड्यूस करवाया है, डाला है जौ में। फिर अपने बात कर सकते हैं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की। यहाँ पर 2 नाम याद करने, BAC, YAC। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। फिर एग्रो इन्फेक्शन। एग्रो इन्फेक्शन क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जो बैक्टीरिया है उसमें से टीआई प्लाज्मिड को निकाल लेना है और उसके अंदर जोड़ देना है किसी वायरस के डीएनए को। ऐसा वायरस जिसको कोई कीट, इंसेक्ट कैरी करता हो, उसको ट्रांसमिट करता हो। और ऐसा करने से क्या होगा, जो टीआई प्लाज्मिड है
वो ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जाएगा और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से अपने वाले जीन को ट्रांसफ़र कर पाएगा होस्ट प्लांट में। यहाँ 2 नाम याद रखने हैं आपको, जेमिनी वायरस MSV और WDV। फिर इसके बाद अपने आ जाते हैं cDNA लाइब्रेरी में। cDNA लाइब्रेरी क्या होती है, उससे पहले अपने को ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि cDNA क्या है। देखिए DNA से RNA बनता है, सभी बनाते हैं, लेकिन अगर RNA से DNA बना दें, जैसे कि कुछ वायरस करते हैं, क्योंकि उनके पास एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसकी हेल्प से अपने को RNA से DNA बनाना है, और जो नया DNA बनेगा इस तरह के DNA को कहते हैं cDNA या फिर कॉम्प्लीमेंट्री DNA या पूरक DNA, और इसका ढेर सारा जो कलेक्शन है उसी को कहते हैं cDNA लाइब्रेरी। तो यहाँ आप देख सकते हैं एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका यूज़ करके अपने mRNA से cDNA बना सकते हैं। फिर बायोटेक्नोलॉजी में लास्ट टॉपिक है कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो इसमें आप BT कॉटन याद कर सकते हैं, जिसमें क्राइजिन डाला गया है। बेसिलस थ्रिंजेनेसिस नाम के बैक्टीरिया से क्राइजिन निकाल कर नॉर्मल कॉटन में डाल दिया गया, वो BT कॉटन बन गया। और इसको किसके लिए तैयार किया गया है, इसको पिंक बॉलवर्म, गुलाबी सड़न कीट को मारने के लिए तैयार किया गया है। उसके बाद फ्लेवर सेवर टमाटो है, इसको किस टेक्निक से तैयार किया गया है, एंटीसेंस RNA टेक्निक से तैयार किया गया है। और इसमें उस एंजाइम को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है जो कि टमाटर की झिल्ली को ख़राब करता है। उस एंजाइम का नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। और इसको डीएक्टिवेट इनएक्टिव करने के बाद जो शेल्फ लाइफ है टमाटर की, स्टोरेज लाइफ है, वो बढ़ जाती है। लाइसिन नामक एक अमीनो अम्ल है, उसको बनाने वाले जीन को डाला गया है ट्रांसजेनिक मेज़ में। ये वाला पोर्शन पूरा हो गया, इसमें 2 पोर्शन थे। बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन पूरा हो गया। अब आते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर पर, पादप उत्तक संवर्धन पर। यहाँ आप कर्तोत्तक याद कर लो, एक्सप्लांट, और एक कैलस याद कर लो। ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप याद कर सकते हैं। एक्सप्लांट वो प्लांट का सबसे छोटा पार्ट है जिससे अपने नए प्लांट बना सकते हैं। कैलस क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड और नॉन पोलर जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उसको अपने कहते हैं कैलस। उसके बाद आपको पूर्ण शक्तता याद कर लेना है, टोटिपोटेंसी। कोई भी प्लांट की सेल है वो अपने आप को नए प्लांट में डेवलप करवा सकती है। इस एबिलिटी को कहते हैं टोटिपोटेंसी, पूर्ण शक्तता। फिर आपको याद करना है भ्रूण संवर्धन, एम्ब्रायो कल्चर। इसमें 2 नाम याद करने हैं। हनिंग ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया एम्ब्रायो कल्चर को, और लिबेक ने क्या काम किया, लिबेक ने इम्पोर्टेंस बताई कि क्यों अपने को एम्ब्रायो कल्चर करना चाहिए। उसके बाद पोलन कल्चर आता है। पोलन कल्चर किसने इंट्रोड्यूस करवाया सबसे पहले, शिमागुरो नाम का एक इंसान था। उसने सबसे पहले पूरी दुनिया को बताया कि पराग संवर्धन या पोलन कल्चर नाम की कोई टेक्निक होती है, लेकिन बुक में ये दिया हुआ नहीं है। बुक से क्या पूछा जाएगा, इंडिया में सबसे पहले पोलन कल्चर या पराग संवर्धन की विधि को इंट्रोड्यूस किसने करवाया, तो 2 नाम आते हैं, शिप्रागुआ मुखर्जी और सतीश चंद्र महेश्वरी। उन्होंने कौन से प्लांट का सिलेक्शन किया, आपने बोलेंगे धतूरा, धतूरे के पराग कोष लिए उसने। और पोलन कल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, अपने इससे हैप्लॉइड प्लांट तैयार कर सकते हैं, और हैप्लॉइड प्लांट से अपने बना सकते हैं प्योर लाइन, शुद्ध वंशक्रम। और एक और आता है सेल कल्चर, क्या चीज़ है, लगे हाथ सेल कल्चर भी देख लो आप। सिंगल सेल को अपने कल्चर करवाएंगे कल्चर मीडियम पर, प्लांट नहीं बनाना है, और उन सिंगल सेल से अपने को सिंगल सेल प्रोटीन निकालना है, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। और उन प्रोटीन से अपने एंजाइम बना सकते हैं, मेटाबोलाइट्स बना सकते हैं। इसके लिए अपने को एक ही टाइप का ऑक्सिन डालना पड़ेगा कल्चर मीडियम पर, और एक ही टाइप का अपने को साइटोकाइनिन डालना है। तो यहाँ साइटोकाइनिन का एक टाइप दे रखा है BAP, बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, ये नाम आपको याद रखना है। और दूसरा एक ऑक्सिन डाला जा सकता है जैसे कि 2,4-D, सिंगल। लास्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है,
पादप उत्तक संवर्धन का कृषि में महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू कल्चर इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ आप याद करने लायक जो चीज़ है वो है वायरस फ्री प्लांट्स कैसे तैयार कर सकते हैं। अपने बताएंगे कि शूट टिप मेरिस्टेम जो कल्चर होता है या प्रराग्र मेरिस्टेम का संवर्धन करके अपने ये काम कर सकते हैं। शूट का जो टिप होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको तोड़कर अपने कल्चर मीडियम पर लगा देंगे, वहाँ पर वायरस का अटैक नहीं होता है। उसके बाद हैप्लॉइड प्लांट कैसे तैयार करेंगे, अपने दो का क्रॉस करवा सकते हैं, जौ और गेहूं का, होडियम बल्बोसम और वीट का क्रॉस करवाएंगे तो होगा क्या, जो वीट के क्रोमोसोम होंगे वो जो होडियम के जो क्रोमोसोम्स हैं उनको छुपा डालते हैं, गायब कर डालते हैं, तो हैप्लॉइड प्लांट बनते हैं। और वैसे हैप्लॉइड प्लांट बनाने के लिए अपने को कौन सा कल्चर करवाना पड़ेगा, पोलन कल्चर, पराग संवर्धन। उसके बाद होमोजाइगस लाइन्स है, इसके लिए आपको एक नाम याद करना है, कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन वो फ्लावरिंग हार्मोन है जिसका यूज़ करने से 2 साल में अपने को प्योर लाइन मिल सकती है, शुद्ध वंशक्रम मिल सकता है। तो कॉल्चिसिन का नाम याद रखना है अगर अपने को प्योर लाइन या होमोजाइगस लाइन तैयार करवानी है। उसके बाद भ्रूण बचाव और एम्ब्रायो रेस्क्यू के अंदर अपने को एक एग्जाम्पल याद करना है ट्रिटिकेल का। ट्रिटिकेल क्या चीज़ है, ये एक इंटरस्पेसिफिक क्रॉस है, किस किस का, गेहूं और राई का। उन दोनों का क्रॉस करवाने के बाद अपने को एक नई वैरायटी मिलती है जिसे कहते हैं ट्रिटिकेल। इसमें दिक्कत क्या आती है, जो ट्रिटिकेल का एम्ब्रायो है, भ्रूण है, वो कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाता है। तो करेंगे क्या, उस खराब पड़े बीज में से एम्ब्रायो को निकाल लेंगे, टाइम रहते उस एम्ब्रायो को कल्चर मीडियम पर लगा देंगे और नए प्लांट्स बना लेंगे। तो इस तरह से भ्रूण का बचाव हो जाता है, एम्ब्रायो रेस्क्यू हो जाता है। फिर है काई क्लोनीय विविधता, सोमा क्लोनल वेरिएशन। इसमें एग्जाम्पल आपको याद रखना है, स्कारलेट है वो शकरकंद की एक नई किस्म है, सिग्मा है वो एक फ्लावरिंग प्लांट है, जेरेनियम उसकी एक नई किस्म है। इसी तरीके से पूसा जय किसान जो है वो मस्टर्ड की एक नई किस्म है, वैरायटी है। लगे हाथ अपने साइब्रिड का यूज़ भी कर सकते हैं। 2 यूज़ अपने बता सकते हैं, एक तो नर बंध्यता, मेल स्टेरिलिटी अपने डेवलप करवा सकते हैं, और दूसरा ट्राइएजिन रोधिता। ट्राइएजिन क्या चीज़ है, खरपतवार नाशी है, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस अपने डेवलप करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। इसके इम्पोर्टेंट्स कुछ टर्म्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो अपने डिस्कस कर लिए। उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम में आ जाएं वो, तो आपका काफ़ी कुछ बेनिफिट हो सकता है। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।